आप एक मुल्हिद हैं? क्या आप मुल्हिद हैं? आप समझती हैं कि ये एक अकीदा है? ये एक सच्चाई है। ये लॉजिकल है। ये साइंस है। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं। आपने कब यकीन करना शुरू किया? क्या आप इर्तिका को मानती हैं? इर्तिका पर यकीन रखती हैं? क्या आपका ईमान मजबूत है? जी हाँ, जी हाँ। यकीनन। मैं अमूमन साइंसदानों पर भरोसा करता हूँ। ये तो तयशुदा बात है कि अगर आप नज़रिया इर्तिका को ठीक समझते हैं तो फिर आपको कुछ न कुछ इल्हादी फिक्र की तरफ तो जाना होगा, क्योंकि कोई खुदा नहीं है। इग्नोस्टिक एक ज्यादा दुरुस्त लफ्ज है, मैं यकीनन एक मुल्हिद हूँ। लेकिन मैं एक मुल्हिद हूँ। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है। हर सवाल के जवाब में लाखों करोड़ों सवाल का बहाना लगाकर वो ये समझते हैं कि इससे हर कहानी हकीकत बन सकती है। देखो कि 6.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ था। मैं 6 करोड़ साल पहले नहीं देख सकता। साइंस में तो हम अकायद को नहीं लेके आ सकते, एटलीस्ट जो इनका दावा है। हमारा भी उस पर डिफरेंट है कि है तो ये अकीदा ही, लेकिन आपका दावा है कि इसमें अकीदा नहीं आ सकता, इसमें सबूत आता है। तो सबूत कहाँ पे है? ये जो डिफरेंट काइंड्स हैं, इसका कोई एक सबूत कहीं पे मौजूद है? मेरा मानना है कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो अभी तक हमें नहीं मिले। आपका माहिरीन पर ईमान है? मैं साइंस पर ईमान रखता हूँ। किसी काबिल मुशाहिदा सबूत के बारे में सोच सकते हैं जहाँ अक़साम की तब्दीली हुई थी? अक़साम की तब्दीली, तजर्बा और मुशाहिदा। मेरा ख्याल है मैं नहीं दे सकता। इर्तिका का मुशाहिदाती सबूत नहीं बता सकते? आप में, बैक्टीरिया में, कुत्ते में, सूअर में कोई फर्क नहीं है, तो आप क्यों मॉरल बेसिस पे बात को करेंगे? क्या आप बोलने वाले बंदर हैं? मैं हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि नज़रिया इर्तिका को अगर आपने ठीक माना है तो उसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप खुदा को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन हकीकत ये है कि नज़रिया इर्तिका और इल्हाद ये तो इकट्ठे चलते हैं, लेकिन नज़रिया इर्तिका और खुदा पर ईमान ये इकट्ठे नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आप नज़रिया इर्तिका को, पर्टिकुलरली जो डार्विनियन नज़रिया इर्तिका है, उसको अगर आप ठीक समझते हैं तो फिर आपको म्यूटेशन की रैंडमनेस को मानना पड़ेगा। यानी कि रैंडमनेस, बग़ैर किसी तख्लीक के, बग़ैर किसी डिज़ाइन के, बग़ैर किसी स्कीम के, जो हमारा DNA है उसके अंदर कोई ना कोई ख़ुदकार तरीके से कोई म्यूटेशन आ जाएगी। मसला ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जो ज़ात है वो तो चीज़ों को प्लान करती है, वो तो चीज़ों को एक स्कीम के तहत चीज़ों को अल्लाह तो इस तरह से बनाते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर रैंडमनेस दाखिल कर दी है तो इसका मतलब ये है कि अब आप इल्हाद की तरफ चले गए हैं। और अगर आपने इसके अंदर रैंडमनेस दाखिल नहीं की है, आप ये समझते हैं कि जो म्यूटेशन है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, तो फिर आप इंटेलिजेंट डिज़ाइन पे चले गए हैं, तो उसको तो ये लोग खुद ठीक नहीं मानते। तीसरी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि प्रोसेस सारा इवोल्यूशन का है, लेकिन उसके ऊपर जो ओवरसाइट है वो खुदा की ज़ात की है। मसला ये है कि अगर आप इसको मजमूई तौर पे, यानी कि एवोल्यूशन की स्कीम को, अगर आप कहते हैं कि इसके ऊपर पीछे एक खुदाई निज़ाम चल रहा है, तो फिर अब ये साइंस के असूलों के मुताबिक ये थ्योरी साइंस ही नहीं रहती। इसलिए कि जो मौजूदा साइंस है ये मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की बुनियाद पे खड़ी है। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो ये ज़िद करता है, तकाज़ा करता है कि जब भी आपने साइंस के साथ इंगेज करना है, खुदा को आपने बाहर रखना है। अब ये तो तयशुदा बात है कि अगर आप नज़रिया इर्तिका को ठीक समझते हैं तो फिर आपको कुछ न कुछ इल्हादी फ़िक्र की तरफ तो जाना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इल्हाद वगैरह को माइंड नहीं किया जाता। बहुत ओपन सोसाइटीज़ हैं, लिबरल वगैरह, वहाँ पे तो आदमी खुल के कह सकता है कि भाई हम खुदा को नहीं मानते हैं, बात ख़त्म। पाकिस्तान में आपको इस तरह की जो एब्सर्डिटी है, जो लग़्व बात है, वो इस तरह की मिल जाएगी कि नहीं, खुदा की ज़ात से तो इंसानों की तख्लीक वगैरह को हम क्यों डिस्कस करें, इसलिए कि खुदा की ये जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है ये तो एक इन्फीरियर प्रोसेस है, एक कम तर प्रोसेस है। इवोल्यूशन बहुत ही आला प्रोसेस है। ये ना सिर्फ इवोल्यूशन से ना समझी है, बल्कि खुदा की ज़ात के हवाले से भी ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त नहीं है। और दैट्स वाई वी से कि इल्हाद की तरफ आपने माइल ज़रूरी होना है। ये वेस्ट में तजर्बा किया जा चुका है। जब लोगों से पूछा गया कि आप एथियस्ट हैं और उन्होंने कन्फर्म किया, और उसके बाद फिर इवोल्यूशन के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए वो बहुत सुनने वाले हैं। आप एक मुल्हिद हैं? हाँ, मैं यकीनन एक मुल्हिद हूँ। तो आप मुल्हिद क्यों हैं? मैं मुल्हिद क्यों हूँ? क्योंकि कोई खुदा नहीं है। इल्हाद ये फर्ज करता है कि आप खुदा के वजूद को गलत साबित कर सकते हैं। इग्नोस्टिक एक ज्यादा दुरुस्त लफ्ज है, लेकिन मैं एक मुल्हिद हूँ। क्या आप मुल्हिद हैं? हाँ, मैं मुल्हिद हूँ। मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। तो आप खुदा के मुनकर नहीं हैं? नहीं। क्या इर्तिका की वजह से आप खुदा से दूर हो रहे हैं? हाँ। मैं इस कहानी पर यकीन नहीं रखता कि आसमानों में कोई रहता है। आपका इर्तिका पर ईमान है? जी हाँ, बिल्कुल।
लाइफ साइंस डार्विन के इर्तिका के बारे में कहती है कि ये डायनासोर को परिंदों, बंदरों को इंसानों में और दूध पिलाने वाले जानवरों को मछली में तब्दील कर सकता है। डार्विन ने अपनी इर्तिका और नेचुरल सिलेक्शन पर की गई तहकीक में ये दिखाया कि हमें ज़िंदगी की तरक्की को समझाने के लिए किसी खुदाई ताकत को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उस अमल के लिए जो वक्त के साथ ज़मीन पर होते रहे। ये वो जारी अमल हैं जो आज की दुनिया में मुशाहिदा किए जा सकते हैं। आप समझती हैं कि ये एक अकीदा है? मुझे लगता है ये महज हकीकत है। ये एक सच्चाई है। इतने सबूत हैं कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। आप समझती हैं कि ये एक अकीदा है? नहीं, ये साइंस है। इर्तिका एक सच्चाई है। ये लॉजिकल है। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं। ये बस एक हकीकत है। आपने कब यकीन करना शुरू किया? जब मैंने खुद से सोचना शुरू किया। आपने कब यकीन करना शुरू किया? जब मैंने पहली बायोलॉजी की क्लास ली, ये सब कुछ बहुत अच्छा समझ में आने लगा। उस्ताद ने इसे समझने में बहुत आसान बनाया। मैं अमूमन साइंसदानों पर भरोसा करता हूँ। ये किसी मजहब या किसी भी और चीज से ज्यादा समझ आता है। उनको जो गारों में इंसानों, डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले हैं, इससे वाज़ेह सबूत मिलता है। मैं साइंस पर ईमान रखता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में आप क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। क्या आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? क्या आप इर्तिका पर ईमान रखते हैं? जी हाँ। आपकी डिग्री कौन सी है? जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माहौलियाती साइंस और पॉलिसी। मैं एक फिजिसिस्ट हूँ। बायोकेमिस्ट्री। क्या आप इर्तिका को मानते हैं? मानता हूँ। क्या आप इर्तिका को मानती हैं? जी हाँ। यकीनन। हाँ, मैं मानता हूँ। मैं बिल्कुल इर्तिका को मानता हूँ। इर्तिका पर यकीन रखती हैं? जी हाँ। आपका इस पर ईमान मजबूत है? जी हाँ। क्या आपका ईमान मजबूत है? जी हाँ। जी हाँ। यकीनन। इंसान की तनकीद और साइंस के सवालात से बचने के लिए एवोल्यूशनिस्ट एक दीवार का सहारा लेते हैं, एक लंबे अरसे की बनी हुई दीवार। इस दीवार के पीछे छुपकर वो ये ख्याल करते हैं कि उनको किसी भी तरह की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, और हर सवाल के जवाब में लाखों करोड़ों साल का बहाना लगाकर वो ये समझते हैं कि इससे हर कहानी हकीकत बन सकती है, हर इम्पॉसिबल पॉसिबल बन सकता है और हर मौजज़ा साइंस कहलाया जा सकता है। क्या आप इर्तिका का ऐसा सबूत दे सकते हैं जो हमें नजर आए, ऐसा जिसको मैं अंधे यकीन के बगैर मान सकूं? हाँ। ऐसा सबूत जो हमें नजर आए। देखो कि 6.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ था। रुको जरा, मैं 6 करोड़ साल पहले नहीं देख सकता। जी, लाखों साल। यानी हम नहीं देख सकते। हम फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए इर्तिका का सुराग लगा सकते हैं। क्या आप तफसील दे सकती हैं? बस मुझे एक मिसाल दें। 6 से 7 मिलियन साल पहले के दरमियान। सैकड़ों, हजारों से लाखों साल। तो ये काफी लंबा वक्त है। जी हाँ। लाखों साल। हाँ। यानी हम नहीं देख सकते। हम इर्तिका को गुजरते वक्त में नहीं परख सकते। हम सिर्फ चंद दहाइयों तक ही जिंदा रहने पर मजबूर हैं, और ये वक्त इतना सुस्त और इतना कम है कि हम इर्तिका को होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकते। रिचर्ड डॉकिंस। हम इन आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों को उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक एक बहुत लंबा अरसा न गुजर जाए। चार्ल्स डार्विन। नज़रिया इर्तिका से अगर सोफिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद ये नज़रिया दो कदम भी ना चल सके। सोफिस्ट्री यानी कि लफाजी और ऐसा क्लेवर अल्फाज का चुनाव कि जिसका कोई मतलब वगैरह नहीं है, बस यू जस्ट साउंड कूल। मिसाल के तौर पे जो स्पीशीज़ और काइंड्स की बात करते हैं, अब ये दो अलहदा चीज़ें हैं। स्पीसिएशन को कोई आदमी डिनाई नहीं करता, लेकिन स्पीशीज़ होती क्या हैं? well, इनकी अपनी जो वजाहतें हैं उसके मुताबिक अगर दो जानदार इंटरब्रीड करते हैं, आपस में वो क्रॉस करते हैं, और अगर वो एक ऐसी नस्ल पैदा कर सकें, ऐसी औलाद पैदा कर सकें जो अपनी नस्ल को आगे चला सकता है, तो इसका मतलब है कि वो दो जानदार जो है वो एक स्पीशीज़ से हैं। क्या ये मुमकिन है कि इस लेवल का छोटा इर्तिका हो कि किसी एक ख़ास नौ की स्पीशीज़ अलहदा हो जाएं? ये हो सकता है। हमने भेड़िए में देखा, हमने कुत्ते में देखा, लेकिन काइंड्स एक टोटल और चीज़ है। यानी कि घोड़ा और गधा, ये हम स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। चूहा और हाथी, अब हम काइंड्स की बात कर रहे हैं। मसला ये है इर्तिकाइयों का कि ये साइंसी बुनियादों पे ये चीज़ देख सकते हैं कि स्पीसिएशन हो सकती है, यानी कि वो आपस में आगे ऐसी औलाद पैदा नहीं कर सकते जो अपनी नस्ल चला सके। इसकी बुनियाद पे उन्होंने दावा ये कर दिया है कि अब हाथी, चूहा, घोड़ा, गधा, कुत्ता, इंसान, बैक्टीरिया, ये सब ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। अब साइंस में तो हम अकायद को नहीं लेके आ सकते, एटलीस्ट जो इनका दावा है। हमारा भी उस पर डिफरेंट है कि है तो ये अकीदा ही, लेकिन आपका दावा है कि इसमें अकीदा नहीं आ सकता, इसमें सबूत आता है। तो इसका सबूत कहाँ पे है? ये जो डिफरेंट काइंड्स हैं, इसका कोई एक सबूत कहीं पे मौजूद है?
एंड आंसर इज नो, इसका कोई सबूत नहीं है सिवाय इस एक्सट्रापोलेशन के कि चूंकि स्पीसिएशन हो सकती है देयरफॉर काइंड्स भी हो सकती हैं। और इस तरह की सोफिस्ट्री की बेहतरीन एग्जांपल आपको डार्विन की किताब के टाइटल और किताब में मिल जाएगा। So origin of species actually does not talk about origin of species, it talks about origin of kinds. हम ये कहते हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि एक मॉथ है, उसका रंग बदल गया है, या 2 3 4 जनरेशन्स में कोई ऐसी अलहदगी हुई है किसी एक पर्टिकुलर नौ के अंदर कि जहाँ पे वो अब आपस में ऐसी औलाद पैदा नहीं कर सकती, दैट्स फाइन। लेकिन ये डार्विनियन इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डार्विनियन इवोल्यूशन का दावा ये है कि हम सब ही एक सिंपल सेल तक ट्रैक किए जा सकते हैं कि जितनी काइंड्स हैं उन काइंड्स का कोई सबूत नहीं है। आपके पास केनाइन किस्म है जैसे लोमड़ी और घरेलू कुत्ता, और फिर फीलाइन किस्म है जैसे बिल्ली, शेर वगैरह, और फिर इंसानों की किस्म है। तो डार्विन ने कहा था कि कई सालों में अक़साम में तब्दीली आएगी। तो क्या आप मुझे अक़साम में तब्दीली की कोई काबिल मुशाहिदा मिसाल दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर फॉसिल रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि तमाम गोश्तखोर जानवरों के मुश्तरका आबा व अजदाद थे, यानी बिल्लियों और कुत्तों का कभी आपस में ताल्लुक था, वो कभी एक ही नस्ल से जुड़े हुए थे। कितना अरसा पहले? मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 60 मिलियन साल पहले की बात है। मुझे अंधा यकीन नहीं बल्कि मुशाहिदाती सबूत चाहिए। काबिले मुशाहदा सबूत। देखें, मेरा मतलब है अगर आप मुझसे यहाँ सड़क पर ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको काबिले मुशाहदा सबूत के हवाले से ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। हमें पहले से मौजूदा डेटा का बगौर जायजा लेना होगा ताकि हम अपनी राय कायम कर सकें। तो फिर हमें ईमान रखना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ ईमान रखना ही पड़ेगा। क्या डार्विन के नजरिया इर्तिका और अक़साम में तब्दीली का कोई काबिल मुशाहिदा सबूत है? बंदर से इंसान बनना, क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? हाँ, अक़साम में तब्दीली की। मैं वाकई नहीं मानता कि उसके लिए अभी तक कोई सबूत मौजूद है। बंदर ही वो इकलौते जानवर हैं जिनके पास हमारी तरह 5 उंगलियां हैं। ग्वाला के पास भी 5वीं उंगली होती है, पता था आपको? नहीं पता था। शुक्रिया। तो क्या हमारा इर्तिका ग्वाला से हुआ? नहीं। जब मैं वॉशिंगटन डीसी गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक पूरी नुमाइश सिर्फ इस पर थी। स्मिथसोनियन में? हाँ, स्मिथसोनियन में। हाँ, वो बस कुछ पुतले हैं जो दिखाने के लिए रखे हुए हैं। जानता हूँ कि सब लोग इंसानों के लिए मिसिंग लिंक और उस जैसी बातें करते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो अभी तक हमें नहीं मिले। मैं इन माहिरीन पर भरोसा करूंगा जिस भी नतीजे पर वो पहुंचे हैं। मुझे पेश करदा एविडेंस की बुनियाद पर इर्तिकाई नजरियात पर पुख्ता एतमाद है। क्या आप डार्विन के इर्तिका यानी अक़साम की तब्दीली के लिए कोई मुशाहिदाती सबूत बता सकते हैं? मैंने देखा नहीं, लेकिन निसाबी किताबों की बातों पर यकीन रखता हूँ। आपका माहिरीन पर ईमान है? मैं माहिरीन पर यकीन रखता हूँ। जैसे मजहबी लोग खुदा को मानते हैं, मेरा ईमान माहिरीन पर है कि वो अपने काम को बखूबी जानते हैं। साइंसी तरीका कार में मुशाहिदा और तकरार लाजमी है, तो क्या आप मुझे डार्विन के इर्तिका के लिए कोई एक मुशाहिदाती सबूत दे सकते हैं? ठीक है, मैं इस तरफ इशारा करूंगा। एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर स्टिकलबैक के डीएनए को देखें। वो क्या है? तो स्टिकलबैक मछली स्पीशीज का एक बहुत ही दिलचस्प मजमुआ है जो हाल ही में आइस एज के खात्मे के बाद आबादी से अलग हुई थी। तो फिर वो क्या बन गई? वो उस मछली की मुख्तलिफ अक़साम है। तो वो मछली ही रही? जाहिर है। क्या आप किसी काबिल मुशाहिदा सबूत के बारे में सोच सकते हैं जहां अक़साम की तब्दीली हुई थी? मछली? इंसान अब भी मछली है। इंसान मछली है? क्यों नहीं, यकीनन वो है। इसमें कितना वक्त लगा? चंद अरब साल, लाखों। लाखों साल? तो ये ऑब्जर्वेबल कैसे हुआ? ये नहीं है। हम एक मैमल के तौर पर जमीन से निकले और फिर वहाँ से ये हुआ कि हम जमीन से निकले? हम तो समंदर से बाहर नहीं आए थे। इब्तदा में हम जमीन और समंदर से बाहर निकल कर आए, एक अजीम तबाही के बाद। समंदर से निकलने पर क्या हमारे लंग्स थे या गिल्स थे? आपको इतना ही जानना है। समंदर वालों के पास गिल्स थे और खुश्की वालों के पास लंग्स थे। लेकिन अगर हम समंदर से आए तब हमारे पास गिल्स थे, तो इतना क्यों पूछ रहे हैं? कौन जानता है कि हम समंदर से आए या मैमल से इवॉल्व हुए? तो आप नहीं जानते? मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं यकीन रखता हूँ कि साइंटिस्ट ने अपना काम सही किया। आप मुझे डार्विन के इर्तिका की मिसाल दें। एडेप्टेशन या स्पीशिएशन नहीं, बल्कि अक़साम की तब्दीली। ये अक़साम की ही तब्दीलियां हैं। वो अब भी मछलियां ही है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ मछलियां हैं। हमारे पास इस तरह की हजारों मिसालें हैं। आप मुझे कोई एक मिसाल दें। मैं हजारों मिसालें दे सकता हूँ। सिर्फ एक चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि बैक्टीरिया के साथ लेंस्की के तजर्बात को देखें। तो बैक्टीरिया क्या बन गया? जाहिर है कि वो बैक्टीरिया ही रहे। ये डार्विन का इर्तिका तो ना हुआ, ये अक़साम की तब्दीली तो ना हुई।
क्यों नहीं, ये बैक्टीरिया के डीएनए में तब्दीली है जो फिर भी वो बैक्टीरिया ही है। तो बैक्टीरिया क्या बन गया? बैक्टीरिया की एक नई किस्म। तो ये अब भी बैक्टीरिया ही है, किस्म में कोई तब्दीली नहीं आई। खुलासा ये कि जो मुशाहदाती सबूत आप मुझे डार्विन के इर्तिका के लिए दे रहे हैं वो ये है कि इर्तिका के बाद बैक्टीरिया आखिर बैक्टीरिया ही बन रहा है। नहीं, ये बैक्टीरिया की नई मेटाबॉलिक सलाहियतें हासिल करना है। आपने पहले कहा था कि इर्तिका के लिए बहुत सारे सबूत हैं। मैं सिर्फ एक मुशाहिदाती सबूत चाहता हूँ डार्विन के इर्तिका के लिए, सिर्फ एक। पर मैंने बहुत दिए थे, लेकिन आप। बहुत से नहीं, मुझे सिर्फ एक चाहिए। सब्र, मैंने बताया, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं लोगों से मिन्नतें कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझसे कहा था कि हाँ, आपने पूछा था कि मैं आपको बताऊं जब मैंने एक स्पीसी को दूसरी स्पीसी में बदलते देखा हूं, ऐसा ही है ना? नहीं, एक किस्म से दूसरी किस्म में। लफ्ज स्पीशी की 14 मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, जबकि मैं किस्म की तब्दीली पूछ रहा हूँ। इर्तिका पर यकीन रखने वालों की तरफ से एक मुसलसल तनकीद ये थी कि मैं लफ्ज किस्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बायोलॉजिकल लफ्ज नहीं है, इसलिए ये सवाल ही गैर ज़रूरी है। लेकिन सुने कि जब मैंने किस्म की तब्दीली की बात की थी तो प्रोफेसर नॉनेक्स और दूसरे प्रोफेसर्स को पता था कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप अक़साम या ख़ानदान में तब्दीली के बारे में बात करते हैं तो आप असल में मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप उस सतह पर होने वाली तब्दीलियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बिल्लियों को कुत्तों से अलग करती है। आपके पास केनाइन किस्म है, जैसे कि लोमड़ी, घरेलू कुत्ता, और फिर फीलाइन किस्म है जिसमें बिल्ली, शेर और इस तरह के दूसरे जानवर शामिल हैं, और फिर इंसानों की किस्म है। तो डार्विन ने कहा था कि कई सालों में किस्मों में तब्दीली आएगी, तो क्या आप मुझे किसी एक किस्म की तब्दीली का काबिले मुशाहिदा सबूत दे सकते हैं? तो क्या आप मुझे डार्विन के इर्तिका की कोई मिसाल दे सकते हैं? ठीक है, जब आप इसकी मिसालें कहते हैं तो आपको तरह तरह से देखना होगा एक तवील मुद्दत के दौरान। इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। ईमान एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे यानी गैब मुझे ईमान रखना पड़ता है। जी हाँ, ईमान। देखिए जरा, क्या आप इर्तिका पर यकीन रखते हैं? यकीनन मैं करता हूँ। क्या इर्तिका पर आपका ईमान है? जी हाँ। आपने कब इर्तिका पर यकीन करना शुरू किया? मैंने इर्तिका पर यकीन करना उस वक्त शुरू किया जब मैंने खुद से सोचना शुरू किया। क्या इर्तिका एक अकीदा है? इर्तिका असल में यूं है कि इर्तिका एक सोचने का अमल है। ये हकीकत को कबूल करना और तमाम मुतबादिल रास्तों को मालूम करना है, जैसे मज़ाहिब को जांचना, इंसानों के बनाए हुए मज़ाहिब। फिर पूछ रहा हूँ, क्या इर्तिका एक अकीदा है? नहीं, इर्तिका एक अकीदा हो सकता है, हाँ मैं ये कह सकता हूँ। तो जैसे आपने देखा कि एक स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक हर शख्स इस बात पर पुर एतमाद है कि एवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है और इसका हर तरफ सबूत मौजूद है। लेकिन आइए देखते हैं कि कई सालों से वन साइडेड आर्ग्यूमेंट सुनने वाले जहनों से जब उनके अकायद के बारे में सवालात किए गए और उनको सोचने पर मजबूर किया गया कि जिन चीज़ों पर वो ईमान रखते हैं उनके सबूतों की आखिर हकीकत क्या है, तो इस बात पर उनका रिएक्शन क्या था। अक़साम की तब्दीली से आपका मतलब एक स्पीशी से दूसरी में इर्तिका है। हमारे पास गैलापागोस में इसकी मिसाल मौजूद है, कोई मिसाल दें? हाँ, डार्विन के फिंचेस की मिसाल लें। इन जजीरों पर मौजूद चिड़ियों के दरमियान फर्क अब साफ जाहिर है, हालांकि ये सब एक जैसे ही थे। लेकिन ये डार्विनियन इर्तिका नहीं, यहाँ अक़साम की तब्दीली नहीं हुई, तो चिड़ियाँ क्या बन गईं? वो जिनियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर वाज़े तौर पर मुख्तलिफ स्पीशी बन गईं। क्या वो अब भी चिड़िया नहीं? जी हाँ, वो अब भी चिड़िया ही है। यहाँ इनकी किस्म तब्दील नहीं हुई। छोटे परिंदे जिन्हें उसने देखा था, तो वो क्या बने? उनकी चोंचें, उनकी चोंच की शक्ल, वो अभी परिंदे ही हैं? जी हाँ, वो चिड़िया जो मुख्तलिफ परिंदों में तब्दील हो गईं, वो चिड़िया ही रही थीं। मिसाल के तौर पर डार्विन और उसकी तहकीक जजीरे पर परिंदों की इर्तिका के बारे में जहाँ वो गया था। इनकी चोंच तब्दील हुई? उनकी चोंचें, हाँ। वो अब भी परिंदे हैं, इकसाम में तब्दीली नहीं हुई, ये एक ही किस्म है। नहीं, चोंचों पर इर्तिका जो हुआ है वो असल में ये अडेप्टेशन है, डार्विन का इर्तिका नहीं। यहाँ कोई तब्दीली हुई, ना ही कोई नया परिंदा वजूद में आया। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो मुझे ये दिखाए कि डार्विन का अक़साम की तब्दीली पर ईमान साइंसी है। डार्विन ने इकसाम की तब्दीली की बात की थी। क्या आप डार्विनी इर्तिका के लिए कोई काबिले मुशाहिदा सबूत बता सकते हैं जिसमें इकसाम की तब्दीली हो? अक़साम की तब्दीली, अक़साम की तब्दीली।
اس بارے میں مجھے تھوڑا اور سوچنا پڑے گا. کیا آپ مجھے کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں جسے میں دیکھ سکوں, مشاہدہ اور تجربہ کر سکوں, جو سائنسی طریقہ کار ہے ڈارونی ارتقاء کے لیے, یعنی اقسام کی تبدیلی؟ تجربہ اور مشاہدہ. کیا آپ مجھے کوئی قابل مشاہدہ ثبوت دے سکتے ہیں جو سائنسی طریقہ کار کے مطابق ہو ڈارونی ارتقاء کے لیے, یعنی اقسام کی تبدیلی؟ ٹھیک ہے, مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا. تو آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے میں نہیں دے سکتا. مشکل سوال کر دیا آپ نے. مائٹوکونڈریل ڈی این اے. کیا آپ سوال دوبارہ دہرا سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ڈارونی ارتقاء کے لیے کوئی ایک قابل مشاہدہ ثبوت دے سکتے ہیں؟ مجھے ایک لمحہ سوچنے دیں. قابل مشاہدہ ثبوت جو بغیر ایمان کے ثابت ہو اور سائنسی عمل کی طرح دیکھا جا سکے. یہ اچھا سوال ہے. اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ارتقاء کا مشاہداتی ثبوت نہیں بتا سکتے؟ نہیں. تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ پتہ نہیں پھر. تو ڈارون کا ارتقاء قابل مشاہدہ نہیں, یعنی یہ سائنسی نہیں ہے. شاید ایسا ہی ہے. تو یہ غیر سائنسی ہے, آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے. یہ سائنسی ہے, آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں. یہ ثابت ہو سکتا ہے, بس. تو کرو ثابت. یہ مشکل ہے, مجھے نہیں پتا. میرے پاس اصل میں ایسے ہے کہ یہ ناقابل مشاہدہ, اسی لیے آپ کو لاکھوں سال درکار ہیں. ہاں بالکل. آپ بایولوجی کے اداروں پر اعتماد کر رہے ہیں اور ان کو اس بارے میں بہتر پتا ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں. اور ان سے پوچھنے پر وہ مجھے ایک بھی قسم کی تبدیلی کا ثبوت نہیں دے سکے. اچھا, اگر ایسا ہے تو پھر کوئی ثبوت نہیں. اگر انہوں نے نہیں دیا تو پھر میرے پاس بھی نہیں. ہاں, میں تو بس وہی مانتا ہوں جو میں نے دیکھا اور سیکھا. آپ بس ان کی مانتے ہیں؟ پتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ اندھا یقین. اندھا یقین. ایمان ایک بڑا بہانہ ہے, ایک بڑی راہ فرار جو انسان کو سوچنے اور ثبوتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت سے بچا دیتی ہے. رچرڈ ڈاکنز. کیا آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر یقین رکھتی ہیں؟ سوچنا بھی نا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہر چیز انٹیلیجنٹلی تخلیق کی گئی ہے؟ نہیں, میں نہیں مانتی کہ چیزیں انٹیلیجنٹلی تخلیق کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک انٹیلیجنٹ انسان لگتی ہیں, تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ میرے لیے ایک پھول بنائیں, ٹھیک ہے؟ آپ پھول کیسے بنائیں گی؟ میرے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. ہاں, رکو ذرا. یہ کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں, تو آپ فوراً ایک پھول بنا سکتی ہیں. کیا واقعی اس میں ذہانت چاہیے؟ یقیناً نہیں. مجھے یہ جاننے کے لیے کہ کیا بنانا ہے, مجھے یہ جاننا ہوگا کہ پھول ہے کیا. یہ ایک بیج ہے. آپ کو نتھنگ سے شروع کرنا ہے اور نتھنگنیس سے ایک بیج تخلیق کرنا ہے. کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ نہیں, میں نہیں کر سکتی. کیا آپ نتھنگنیس سے گلاب بنا سکتے ہیں؟ نہیں, نتھنگ سے سم تھنگ نہیں بنایا جا سکتا. یہ تو بس آپ جانتے ہیں کہ بنیادی سائنس ہے. نتھنگنیس سے گلاب؟ گلاب بس ایک چٹکی میں. سچ بتاؤں تو میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں؟ میں بس, میرے پاس کوئی سپر نیچرل صلاحیتیں نہیں ہیں. دنیا کے تمام سائنسدان مل کر نتھنگنیس سے ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ شروع کہاں سے کریں. میں نہیں کر سکتی. کیوں نہیں؟ میرے پاس کروڑوں اربوں سال نہیں ہیں. میرے پاس کروڑوں اربوں سال نہیں ہیں. آپ لوگوں نے بہت سے میجک شوز دیکھے ہوں گے, تو یاد کریں وہ کریٹیکل پوائنٹ جب کسی آبجیکٹ کو غائب کرنا ہوتا ہے تو اس کے آگے پردہ کر دیا جاتا ہے, اور جب پردہ ہٹتا ہے اٹس گون. کچھ ایسے ہی حالت ہے ایوولوشنسٹ کی کہ وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں یعنی اسپیسیشن دکھاتے ہیں, اور اس کے آگے لاکھوں کروڑوں سال کا پردہ حائل کر دیا جاتا ہے, اور جب پردہ اٹھتا ہے تو میکرو ایوولوشن یعنی چینج ان کائنڈز ہو چکی ہوتی ہے. اب اس پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ عام عوام کو نہیں بتایا جا سکتا, ورنہ پھر اس کو لوگ جادو کیوں کہیں گے.
वरना डार्विनियन एवोल्यूशन को साइंस क्यों माना जाएगा? आपको क्यों लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं पढ़ाया जा रहा? क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं है। ये गलत है, हम जो चाहे पढ़ा सकते हैं। इसकी एक वजह है कि इंटेलिजेंट डिजाइन को हमारे तालीमी इदारों में नहीं पढ़ाया जाता। फिजिसिस्ट विक्टर स्टेंगर के मुताबिक फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन फाउंडेशन की कानूनी टीम, जो चर्च और रियासत के ताल्लुकात पर नज़र रखने वाला एक इदारा है, ने कई इदारों जैसे स्कूल बोर्ड्स और टाउन काउंसिल्स को ये कायल कराने में नुमाया कामयाबी हासिल की है कि जब वो मजहबी नौइयत की सरगर्मियों की सरपरस्ती करते हैं तो वो आईनी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। इसी में इंटेलिजेंट डिज़ाइन भी शामिल है। जब हुक्काम को कायल नहीं किया जा सकता तो फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन फाउंडेशन मुकदमा दायर करती है और ज्यादातर मौके पर जीत जाती है। शुरू में कुछ भी नहीं था, फिर कुछ भी नहीं का एक बड़ा धमाका हुआ और इसमें से ये बस कुछ बन गया और फिर ये गुलाब, जिराफे, घोड़े और गाय बन गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है। ये वही है जो साइंसदानों ने एक नजरिया पेश किया है। आप इन पर यकीन करते हैं? एक हद तक हाँ। तो आप ईमान रखते हैं? हाँ, ऐसा ही है। वेस्टिजियल्स क्या हैं और ये इर्तिका का सबूत कैसे हैं? वेस्टिजियल ये कुछ इस तरह है, मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये एक ऐसा फालतू ऑर्गन है जो अब किसी काम का नहीं। मिसाल के तौर पर हमारा अपेंडिक्स, खरगोशों के पास घास हजम करने के लिए बहुत बड़ा अपेंडिक्स होता है। हमारे पास अब भी एक फालतू अपेंडिक्स मौजूद है। आपकी अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है जिसका हमें पता हो? नहीं। आपकी कॉक्सिक हड्डी, जिसे आप जानते हैं बहुत से लोग इंसानों की दुम समझते हैं। कहा जाता है कि इंसानों की तेल बोन वेस्टिजियल है, यानी ये इर्तिकाई बाकियात हैं जो साबित करती हैं कि हम बंदरनुमा मखलूक से ताल्लुक रखते हैं। ताहम ये टेल बोन नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। टेल बोन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ये इंसानी इर्तिका का बचा हुआ हिस्सा है, हालांकि ये ख्याल कि टेल बोन का कोई मकसद नहीं है गलत है। ये रीढ़ की हड्डी पट्ठों, रगों और हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए एक इंतहाई अहम सहारा है। इर्तिकाई माहिरीन ये भी दावा करते हैं कि अपेंडिक्स फालतू है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपेंडिक्स दरअसल इंसानी मुदाफियाती निज़ाम का हिस्सा है। साइंटिफिक अमेरिकन के मुताबिक कई सालों तक अपेंडिक्स को बहुत कम जिस्मानी अफ़ाल का हामिल समझा जाता रहा। ताहम अब हम जानते हैं कि अपेंडिक्स फीटस और नौजवानों में एक अहम किरदार अदा करता है। बालिग इंसानों में अब ये समझा जाता है कि अपेंडिक्स बुनियादी तौर पर मुदाफियती निज़ाम के अफ़ाल में शामिल है। इंसान का इंसान से ताल्लुक़ हमदर्दी की बुनियाद पे है, मोरालिटी की बेस पे है, जो एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं, अखलाकियात, उसकी बुनियाद पे है। इवोल्यूशन एक तो कोई ऐसी हमारे अंदर कोई जीनोटाइप नहीं है कि जो अकाउंट फॉर करता हो कि हमारी मोरालिटी कहाँ से आई है, लेकिन बात ये नहीं है कि इवोल्यूशन से हम मोरालिटी को साबित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बात यह है कि जो लोग इवोल्यूशन को ठीक समझते हैं वो किस मॉरल स्टैंडिंग पर खड़े हुए हैं। अब दुनिया में आपको उसकी कई एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे यूजेनिक्स मूवमेंट की अगर आप बात करें तो जिसमें एक बड़ी तादाद में इंसानों को कत्ल कर दिया गया या उनकी नस्बंदी कर दी गई इसलिए कि ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ढूंढ रहे थे कि हमें वो सुप्रीम लोग चाहिए, ये जो अनडिज़ायरेबल्स हैं ये हमें नहीं चाहिए। यही चीज़ जब एक रियासती लेवल पे जाती है तो ये हॉलोकॉस्ट बन जाती है। इनके अनडिज़ायरेबल्स, हिटलर का भी जो आइडिया था कि हमें ख़त्म कर रहे हैं, तो उसने अहले यहूद को और रोमन जिप्सीज़ को अनडिज़ायरेबल समझा और एक बड़े पैमाने पर इनका कत्लेआम किया उसने। अब मसला ये है कि अगर आप मॉरल लेवल पे इतने नीचे आ जाते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और उसकी वजह ये है कि जब इवोल्यूशनिस्ट आपको ये बताएं कि एज एग्जिस्टेंस, बतौर वजूद, आप में, बैक्टीरिया में, कुत्ते में, सूअर में कोई फ़र्क नहीं है, नन व्हाटसोएवर, तो आप क्यों मॉरल बेसिस पे बात को करेंगे? फिर अगर कोई आदमी आपसे कहता है ना कि अगर मेरा पड़ोसी डूब रहा हो और मेरा कुत्ता डूब रहा हो तो मैं अपने कुत्ते को बचाऊंगा, पड़ोसी को नहीं बचाऊंगा, तो ये उसका जवाब पागलपन नहीं है, बल्कि उसका जवाब डार्विन की शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। क्या आप मॉरल एब्सोल्यूट्स पर यकीन रखते हैं? नहीं, मैं नहीं रखता। क्या रेप गलत है? हमारी माशरे में रेप गलत है, जी हाँ। क्या रेप हमेशा गलत है? ये आपकी माशरे पर मुनहसिर है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको दूसरे इंसानों का एहतराम है तो हाँ, रेप हमेशा गलत है। तो कवानीन कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो अगर हिटलर ने कवानीन बनाए और उसके पास अक्सरियत होती? अगर हिटलर ने कवानीन बनाए होते तो हाँ, हम एक ऐसे माशरे में रह रहे होते जिसे हिटलर अखलाकी समझता,
लेकिन मैं इसे अखलाकी ना समझता। क्या हिटलर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को अमली जामा पहनाया था? नहीं। तो फिर वो क्या कर रहा था? वो लोगों को कत्ल कर रहा था। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। नहीं, ये नहीं है। बिल्कुल है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शेर हिरन को खा जाता है। नहीं, इर्तिका में इससे कहीं ज्यादा कुछ है, बजाय इस सादा से मारो या मर जाओ वाले तस्वुर के जो आपके जहन में है। लेकिन मैंने रिचर्ड डॉकिंस का एक कॉल देखा है जिसमें वो कहते हैं इर्तिका अपनी खालिस तरीन शक्ल में इंतहाई जालिमाना है। ये दुरुस्त है, हाँ। हिटलर ने इसी इर्तिका को अमली तौर पर नाफिज किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये अखलाकी है। तो ये गैर इखलाकी था। कोई ये दावा नहीं कर रहा कि इर्तिका एक इखलाकी अमल है। इर्तिका एक बहुत सख्त और जालिमाना अमल है। क्या आप इर्तिका पर यकीन रखते हैं? मुझे यकीन है। क्या आपके पास कुत्ता है? जी हाँ। कुत्ते से प्यार है? हाँ, यकीनन मैं करती हूँ। हाँ, मुझे जानवर अजीज है। अच्छा, फर्ज करें आपका पालतू कुत्ता और आपका पड़ोसी दोनों डूब रहे हैं। आप सिर्फ उनमें से एक को बचा सकते हैं। आप किसको बचाएंगे? ये वाकई मुश्किल सवाल है। सिर्फ एक को बचा सकते हैं? आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? मेरा ख्याल है मैं अपने कुत्ते को बचाऊंगा। पता नहीं मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ। मुझे लगता है लोग बुरा समझेंगे अगर मैंने कुत्ते को बचाने का कहा। मैं अपने कुत्ते को बचाऊंगी। तो क्या आपका पड़ोसी बचाने के काबिल नहीं है? देखिए, वो मेरे कुत्ते के मुकाबले में इतना कीमती नहीं है कि उसे बचाया जाए। मैं तो कुत्ते को बचाऊंगा। जाहिर है पालतू जानवर को बचाना चाहिए, तो मैं भी अपने कुत्ते को ही बचाऊंगा। हम भी तो जानवर ही हैं। मेरा मानना है कि हम सब बराबर हैं और इंसानों का कोई खास मकाम नहीं। तो आप समझते हैं कि कुत्ते इंसानों से ज्यादा कीमती हैं? क्या आप इर्तिका पर यकीन रखते हैं? यकीन है मुझे। तो ये सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आपका पड़ोसी एक बंदरनुमा है और आपके पास एक कुत्ता है और आपको कुत्ता अपने पड़ोसी से ज्यादा पसंद है। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? हाँ, तकरीबन ऐसा ही है। आपने कहा आप इर्तिका को मानते हैं, तो ये सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर वो डूबता है तो डूब जाए, कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ऐसा ही है। क्या आप मुल्हिद हैं? रहमे मादर में बच्चे की औकात एक सूअर से कम है। रिचर्ड डॉकिंस। वैसे आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं इस बारे में वाकई बहुत सोचता हूँ। मैं मौत और जिंदगी की नजाकत के बारे में सोचता हूँ कि कैसे पल भर में सब मिट सकता है। आप जानते हैं, जो लोग इर्तिका को नहीं मानते, मेरे ख्याल में उनका मसला ये है कि उनके पास इमेजिनेशन नहीं है। मछलियों से इंसानी इर्तिका के सबूत। इंसान अब भी मछली है। इंसानी कान कदीम मछलियों के गलफड़ों से इर्तिका पजीर हुए हैं। हम जमीन से एक मैमल की सूरत में निकले थे। डायनासोर के बाजू इर्तिका करते हुए परिंदों तक ले गए। क्या आपको लगता है कि हमारा और सूअरों का कोई मुश्तरका जद है? जी हाँ। सबूत के खौफनाक टी रेक्स इर्तिका के जरिए मुर्गी बन गया। क्या आप खुद को एक बंदरनुमा समझते हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या आप बोलने वाले बंदर हैं? मैं हूँ। क्या आप केले के कजन हैं? क्यों नहीं, हाँ। जब वेल मछली जमीन पर चलती थी। मैं मान रहा हूँ कि उन्होंने अपना साइंसी काम सही तरीके से किया है। मैं अमूमन साइंसी बिरादरी पर भरोसा करता हूँ। मैं इन माहिरीन पर भरोसा करूंगा जो कुछ वो माहिरीन सामने लाए हैं। ये अक्लमंदी नहीं कि आप खताकार इंसानों के नजरियात पर भरोसा रखें। इसके बजाय आप खुदा और उसके बेखता कलाम पर भरोसा करें।